नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचायत आज तक के इस खास सेशन में, जिसका शीर्षक है कश्मीर का किंग कौन। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। इस बार यूनियन टेरिटरी के तौर पर, एक राज्य के तौर पर नहीं। और एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के एक वक्त पे सबसे यंग उम्र के चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, स्वागत है आपका। आपसे पिछली दफ़ा मुलाकात हुई थी बारामूला में, जब आप लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। वहाँ पे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब एक नहीं दो सीटों पे आप लड़ रहे हैं, तो इस वक्त असेंबली के इलेक्शन को लड़ने के फैसले को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अब तक का इलेक्शन आपका कैसा जा रहा है? मैंने अपने तरफ से तो ये तय किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, और आखिरी मरहले तक मैं उस फैसले पे कायम रहा। लेकिन बीच बीच में या तो मुलाकात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए मुझे कई सारे लोगों ने एक सवाल पूछा। मुझे ये कहा कि जनाब, आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने निकलोगे, आप असेंबली के लिए वोट मांगोगे, और आप उस असेंबली के लिए वोट मांगोगे जो आप अपने लिए चाहते नहीं हो, जिस असेंबली को आप खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप किस मुंह से हमसे वोट मांगोगे? और मेरे पास इस सवाल के लिए जवाब था नहीं। अगर मैं इस असेंबली को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं बाहर जाके किसी और से ये उम्मीद कैसे करूँ कि वो इस असेंबली के लिए मेरे उम्मीदवारों को वोट दें। एक ये। दूसरा, जो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, मैं मानता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें अधिकार या हक है। लेकिन इस असेंबली के ज़रिए कम से कम हम उस असेंबली तक पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस हासिल होगा। चलिए, अगर वो अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देते तो जो भी हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद यहाँ बनती है, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के उनसे कम से कम रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए हासिल करें। पहले आपने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, अब आप लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। क्या बाद में इसको भी तो आप अपना माइंड चेंज नहीं कर लेंगे? मैंने सीएम की बात ही नहीं की, ना आपने मुझे इसके बारे में पूछा, ना मैंने इसके बारे में कोई जिक्र किया। सीएम के अल्फाज मेरे मुंह से अभी निकले ही नहीं। आप बनेंगे सीएम अगर मौका लगता है कि नहीं? अब मैं 8 अक्टूबर के बाद किसी चीज़ की बात करूँगा ही नहीं। आपसे जब हम बारामूला के बारे में बात कर रहे थे तो मैं मेंबर पार्लियामेंट बनने का ख्वाब जो है देख रहा था। नतीजे निकले तो वो ख्वाब ही रहा। इस बार मैं वो गलती करूँगा ही नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद हम बात तो करेंगे। कहने का मतलब ये कि आप ओपन हैं, अगर आपको बहुमत मैं ऐसा ना मिलता है। ओपन की बात करूँगा ना बंद की बात करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा कि नहीं, सीएम बनने में जब तक स्टेट नहीं बन जाता आपका मन नहीं। मैं दोबारा इस बात पे आऊँगा, 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, फिर बात करेंगे। जब आप लोकसभा के इलेक्शन को एनालाइज करते हैं, आपके हिसाब से क्या गड़बड़ा गया? क्योंकि जब आपसे बातचीत हुई आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ करके बाजी निकाल लेंगे। आखिरी 5-6 दिन में मुझे लगता है वहाँ हालात बदल गए। एक जज्बाती कैंपेन जिसका हमने मुकाबला किया नहीं, ऐसे नारे वहाँ इस्तेमाल हुए जिन पे हम खामोश रहे। हमें शायद ये लगा कि क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के कैंपेन के हवाले से हमारे ऊपर निशाना नहीं किया जा रहा है, तो हम क्यों खामखा उनके खिलाफ एक फ्रंट खोलें। और जिन 2 मुद्दों पे वो वोट मांग रहे थे, हम उन पे लगभग खामोश ही रहे, जो कि अब लगता है हमें उस वक्त उन चीज़ों पे खामोश रहना नहीं चाहिए था, क्योंकि आम तौर पे अगर आप देखें तो लोगों को धोखा ही दिया जा रहा था। वहाँ 2 चीज़ें कह के लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की गई।
एक तो इंजीनियर साहब के बेटों के तरफ से ये कहा गया कि हमारे बाप को फांसी से बचाना है, आपने वोट देना है। इस पे हम खामोश रहे। हालांकि हम भी जानते हैं कि जिन इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया है उनमें फांसी सज़ा है ही नहीं, तो उनको किसी भी तरह फांसी तो मिलनी नहीं थी, लेकिन हमने इसमें कुछ कहा नहीं। दूसरा, वो हर जगह ये कहते रहे कि हमारे बाप को जेल से निकालना है, आप वोट दो। वोट के ज़रिए कोई जेल से निकलता नहीं है। अगर कोई निकलता है वो अदालत के ज़रिए निकला, और 20 दिन के लिए। ये भी बारामूला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर उनको निकलना ही था तो फिर जिस तरह उन्होंने वोट मांगे निकलने के लिए, फिर 5 साल के लिए निकलते ना। अभी भी बारामूला के लोगों के पास मेंबर पार्लियामेंट है नहीं, अभी भी वो जाके पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए सवाल नहीं पूछ सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए प्राइवेट मेंबर बिल मूव नहीं कर सकते। उन्हें बेल दिया गया है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ यूएपीए में बेल हासिल करना नामुमकिन के बराबर है। अभी वो लोग जिन्होंने मुश्किल से पार्लियामेंट में 2-4 नारे दिए थे, उन्हें यूएपीए के तहत बेल नहीं मिल रहा। इस इंजीनियर साहब को यूएपीए के तहत बेल कैसे मिला, ये मैं तो जानता नहीं हूँ। क्या आरोप है आपका? मेरा कोई आरोप नहीं ना, मेरा सवाल है। जहाँ यूएपीए के तहत बाकियों को बेल नहीं मिलता, वहाँ ये 20 दिन का बेल अदालत के ज़रिए कैसे मिला, ये आप मुझे बताएं। इंजीनियर रशीद जेल से निकले, बारामुल्ला में उन्होंने सभा की, मैं वो तस्वीरें देख रहा था, हुजूम था, जोश भी था। अगर इस तरह की भीड़ आ रही है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब हमने वहाँ नॉमिनेशन के पेपर भरे थे, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो कम हजूम नज़र आया आपको? उस वक्त भी भीड़ थी, लोग थे, जोश था, लेकिन 2-3 हफ्तों में हालात बदल गए। आज पहला दिन है, अगले 15-20 दिन में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इशारों में ये आरोप लगाया कि वो दिल्ली की शह पर या मोदी सरकार की शह पे कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? मैंने यही कहा जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा जम्मू में आके, जब वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को रिलीज़ कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम 1-2 पार्टियों के अलावा हुकूमत बनाने के लिए अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम लेने के लिए तैयार हैं। 2-3 पार्टियों के नाम कह के उन्होंने कहा इन लोगों के साथ हम काम नहीं करेंगे। जिन पार्टियों का उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब कि जिनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? तमाम आज़ाद उम्मीदवार, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और सजाद लोन साहब की पार्टी। इसका मतलब ये है कि कल को, चलिए मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो नंबर नहीं आते हैं, बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए नंबर चाहिए, इन लोगों से वो नंबर हासिल कर लेंगे। पर इनकी तो पॉलिटिक्स पे दिक्कत हो जाएगी अगर इन्होंने बीजेपी से टाई अप कर लिया तो। ये तो पीडीपी का भी एक मसला था ना 2015 में, लेकिन टाई अप तो कर लिया ना उन्होंने। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना, अगर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी मिल के लड़ते तो ज्यादा मजबूत अलायंस होता? महबूबा जी तो तैयार लग रही थी अलायंस के लिए। हमने पीडीपी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने अपने लिए खुद दरवाजे बंद कैसे? किए। वो तो कहती हैं कि आपने कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, वो तो मिल के लड़ना चाहती थी। कहाँ मिल के लड़ना चाहती थी? मैंने इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने कहा कि कब अगर किया आपने? कल हम लोग गए, तो शोपियां फिर गए, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे मैदान में? जब उनसे उस वक्त कहा गया था कि पार्लियामेंट में सीट शेयरिंग की गुंजाइश है नहीं, आप असेंबली तक इंतज़ार करिए, असेंबली में हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त उन्होंने उम्मीदवार क्यों खड़े किए? अब चलिए पार्लियामेंट के नतीजों के बाद लगातार अगर एक पार्टी पे पीडीपी ने निशाना जो है लगाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। एक तरफ से आप कहते हैं कि आप सीट शेयरिंग के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी हर तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। वो तो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनको लगता है कि वो ऐसे ही जीत जाएंगे, इस वजह से उन्होंने अलायंस। नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते, हम कांग्रेस के साथ क्यों अलायंस करते? क्यों करते? क्योंकि अभी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है कि अब्दुल्ला मुफ्ती के परिवार को हम किसी तरीके से सरकार नहीं बनाने देंगे, अब कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, यही तो मैं कहता हूँ ना। गैर जमहूरी तरीकों से वो हमें बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब देश प्रेम वगैरह वो सारा पहाड़ियों के उस तरफ के लिए ठीक है,
यहाँ वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमज़ोर करने के लिए। यहीं तक बीजेपी का देश प्रेम जो है वो रुक जाता है। अगर स्प्लिट मैंडेट आता है, किसी अलायंस या पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? हम बैठ के बीजेपी का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे वो किस तरह इन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ और छोटे जमातों के साथ हुकूमत बनाते हैं। आप नहीं लेंगे पीडीपी को कि महबूबा जी को फोन करके कि चलिए आपने कहा स्प्लिट ना, तो स्प्लिट में तो हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आप सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद आपको क्या पता उनके साथ काम करना पड़े। नंबर तो आने चाहिए ना। आपने तो कहा स्प्लिट, स्प्लिट में तो फिर आप क्या मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं अगर किसी के पास भी नहीं हुए तो, जैसे महबूबा जी ने कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे पीडीपी, तो मैं कह रहा हूं कि क्या तो बनाए। देखना, उन्होंने पहले भी बीजेपी को हुकूमत में लाने का काम किया 2014 में, दोबारा करें। हम तो कम से कम इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई आपने कहा कि देखो तुम ये लाल चौक का बता रहे हो, लाल चौक देर रात तक खुला रहता है, लाल चौक कश्मीर वैली नहीं है। मुझे याद है आपने क्या कहा। कल तो हम लोग शोपियां गए, कुलगाम गए। आपको मालूम है मेरे पिता आर्मी में थे। जब शोपियां से आर्मी का काफिला निकलता था तो सारे शटर डाउन रहते थे। आर्मी के काफिले को डर लगता था कि गोली कहीं से चल जाएगी। अब तो बिल्कुल वैसा नज़ारा नहीं है वहाँ पे। गोलियां नहीं चलती, हाँ, क्योंकि इनका रुख जो है अभी फ़िलहाल जम्मू की तरफ है। आज कश्मीर में आपको शटर डाउन नहीं नज़र आएंगे, लेकिन जम्मू में खौफ है। नहीं, पर आप मानेंगे कम से कम कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था पहले से बहुत वो बेहतर। तो मैंने उस वक्त भी तस्लीम किया। मैंने उस वक्त भी कहा कि बीजेपी ने कम से कम और कुछ नहीं तो यहाँ इलायदगी पसंद जो लीडर हैं उनके बयानों में जो है कमी आई है। वो अब खुल के वो बात नहीं करते जो पहले किया करते थे। क्या आप उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानते? अच्छी बात है। हड़ताल कैलेंडर नहीं निकलता, पत्थरबाजी नहीं बड़ी हो अच्छी रही, बात है, अच्छा है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बिजनेस बच्चे तो पहले भी स्कूल जा रहे थे। स्कूल तो बंद रहते थे सर। किसने कहा? जब स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, हड़तालें हाँ, तो होती थी। कितनी बार ना, अब स्कूल वैसे भी खुले रहते थे। बीच बीच में हालात ख़राब हुए, कभी 10 में कभी 16 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 साल बच्चे स्कूल नहीं गए। ऑब्वियसली नहीं। तो आप मानते हैं कि पहले से कानून व्यवस्था बेहतर है? अभी यहाँ पे 4 बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, अलग अलग होटल्स चलाते हैं, टूरिज्म से जुड़े। वो कहते हैं कि जितना हम लोगों को पिछले 3 साल में फ़ायदा हुआ, 35 साल में इतना नहीं हुआ। ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर उनको कमाने का मौका मिला है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो उनको कमाने का कम मौका मिला। लेकिन इस तरह टूरिज़म का हमने 2011 में भी देखा, 12 में भी देखा, 13 के पहले 6-8 महीनों में भी देखा। उसके बाद थोड़ी रोक आ गई, फिर सैलाब आया, फिर हालात बिगड़ गए। अगर अमन का थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ होटलों के मालिकों को मिला है तो अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके खिलाफ इंजीनियर रशीद लड़े जेल से, अब भी आपके खिलाफ एक मौलाना साहब लड़ रहे हैं, वो भी जेल में है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अड़ंगी मारने के लिए किया जा रहा है, किसी ना किसी को खड़ा आपके खिलाफ? पहली बार मुझे कोई शक नहीं हुआ। पहली बार मैंने सोचा कि इंजीनियर साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर लड़ रहे हैं, ये मतलब कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इस बार अब मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है। किसकी साजिश? किसी की तो होगी। इन लोगों को देखना, सर्जन बरकती साहब के कागज़ जो हैं एक सीट से नामंजूर किए जाते हैं, फिर उसी शख्स के कागज़ जो हैं मेरे खिलाफ 2 बार मंजूर होते हैं। मुझे बताइए ना, अब ये हो कैसे जाता है? 90 सीटों में सर्जन बरकती साहब को और कोई सीट नज़र नहीं आई, माँ सिवाय एक सीट जहाँ मैं लड़ रहा हूँ और एक सीट जहाँ उनको गलती हुई, क्योंकि जहाँ मैं पिछली बार लड़ा था उनको लगा कि इस बार भी मैं वहाँ से लड़ूंगा, तो उसने वहाँ के लिए अपने कागज़ तैयार किए। हालांकि उनको धोखा देने के लिए मैंने बड़गाम से अपनी तैयारी की थी। मैंने इसलिए 2 सीटों पर अपने कागज़ भरे क्योंकि मैं चाहता था कि मैं साबित करूं कि एक साजिश के तहत लोगों को जेल से लाके सिर्फ मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो सर्जन बरकती साहब का ना गांदरबल से कुछ लेना देना, ना बीरवा से कुछ लेना देना। मुझे लगता है अगर आप उनको जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओगे, उनको ना गांदरबल नक्शे पे दिखेगा ना बीरवा नक्शे पे दिखेगा। वो तो शोपियां से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन आए हैं मैदान में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। किसने भेजा उनको? आप बोलते भी हैं, बोलते नहीं। जिन्होंने उनके कागज़ जो हैं पहले शुपैया से नामंजूर कराए और फिर गांदरबल और बीरवा से मंजूर करवाए। ये ताकत रखता कौन है?
नहीं, पर इसमें एक दूसरी दिक्कत यह है कि जमाते इस्लामी के भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस दफा लड़ रहे हैं, तो आपको वो लग तो रहा कम से कम अपने इलाकों से लड़ रहे हैं ना, वो अपने इलाकों से लड़ रहे हैं, वो यहाँ दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। तो बरकती फर्क साहब पे है। आपको शक हो रहा है एकदम? अगर आपको शक नहीं हो रहा तो मैं आपको क्या बताऊं ना, शक तो आपको भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के जरिए किया जा रहा है और आप लोग ज़्यादा दिल्ली के बारे में कह नहीं सकते हो। बताइए। नहीं ना, वो तो हकीकत है। अब चलिए, थोड़ा सा 240 पे जब आए तो आप लोगों को थोड़ी हिम्मत आ गई। अगर 400 पे आए होते तो शायद ही आप मुझसे बात करते यहाँ पे। अरे ऐसे आप क्यों बोल रहे हो उमर अरे साहब? अब ये हकीकत है ना, अरे ऐसी कमाल आप क्यों? अब ये अच्छा, सच अपने लिए है। ताली बजवा रहे हैं, बताइए। सही, आप ही के लोग हैं वैसे, लेकिन अपने लिए आप खूब ताली बजवा रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, हमने तो पहले भी आपसे बात कई मर्तबा की, जब जितनी 303 की सरकार थी तब भी तो बात हो ही रही थी आपसे। नहीं, मैं आपसे जमाते इस्लामी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर जमाते इस्लामी पे बैन तो अभी भी है, पर अगर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर की राजनीति पे क्या प्रभाव डाल सकता है? एक तो हम पहले दिन से कहते आए कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है तो उनको इलेक्शन लड़ने की छूट मिलनी चाहिए उन पे, क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कोई मतलब अग्रीमेंट नहीं, उनको जम्मू कश्मीर का कोई सियासी उनको कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हमारे ऊपर बैन उठा दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो बैन उठा नहीं, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए, वो भी अपनी किस्मत आजमाएं। पर ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहले हुर्रियत की तरफ है से, तो बड़ी बात। सेपरेटिस्ट की तरफ से है बड़ी बात। आता था कि इलेक्शन का बहिष्कार होगा। अब हम जब कल घूम रहे थे, उससे पहले भी हमने देखा लोगों में, युवाओं में खास तौर से चुनाव में भाग लेने में, वोट देने में, अपनी बात कहने में बहुत रुचि है, बहुत एक्साइटेड है, मतलब बोलना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो आ जाएं। लेकिन हम भी इन लोगों से सुनना चाहते हैं। तो फिर अगर इलेक्शन लड़ना ही मकसद था तो 1996 में क्यों नहीं? अगर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, वो लड़ना तो था, कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने चीटिंग की 1987 के आप इलेक्शन। 87 की बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं 96 की बात कर रहा हूँ। नहीं, कहते हैं कि आपने नहीं किया होता तो कभी ये तो सूरत ही आज नहीं आज होती। कौन सा इलाज हुआ उसका? आज कौन सा इलाज हुआ? चलिए, आप 87 पे वापस गए, उसका आज कोई इलाज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। क्या फर्क आया? कुछ हासिल हुआ? कुछ 35 साल से हमें मिला क्या? दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास दिया? आखिर कहीं ना कहीं तो पिछले 35 साल का हिसाब किताब तो बराबर करना होगा ना। आपको लग रहा है आपका जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, क्या वो जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली 8 अक्टूबर को क्या तस्वीर उभर के आती है वो कश्मीर घाटी पे ही निर्भर नहीं करेगा, जम्मू में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत होती है इस पे भी निर्भर करेगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन जम्मू में है ठीक रहेगा। कोशिश तो हमारी यही है, इसलिए हमने मिलके ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ताकि जम्मू में कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे और यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक सीटें मिलें। राहुल गांधी आए थे हाल में श्रीनगर, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई अलायंस टॉक्स के दौरान। कुछ फर्क आप पा रहे हैं पहले के राहुल में और अब के राहुल में? आपको कुछ नजर आ रहा है चेंज? किस लिहाज से? आप बताइए कि नहीं, आप तो आप पहले सवाल पूछ रहे हैं ना, आप किस लिहाज से? उम्र उनकी ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, और आप किस लिहाज से उनमें फ़र्क नहीं, पाना उनकी चाहते हैं? राजनीति में, उनके सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं आपको नजर आ रहा? नहीं, वो एक नेता के तौर पे उभर के आए हैं। अब कौन उनका मजाक उड़ाता है? कोई नहीं। जिस तरह उनका पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह उन्होंने मुल्क को जोड़ने के लिए एक बार नहीं 2 बार यात्रा जो है कामयाब तौर पे मुकम्मल किए, जिस तरह कई सालों के बाद 100 सीटों के आसपास कांग्रेस का जो है पार्लियामेंट में जो है उनकी तहदाद बढ़ा के पहुंचा दी, जाहिर सी बात है कि एक लीडर के तौर पे वो उभर के आए हैं। और हर बार अब जब वो बात करते हैं तो हुकूमत वाले हिल जाते हैं। आप जब नामांकन भरने गए तो वो दृश्य सबके सामने आया, आपने अपनी टोपी उतारी और बोला नहीं, कि वो उस वक्त नहीं था, वो बाद में था। आपने एक तरीके से कहा कि मैं अपनी टोपी आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में। उसको 2 तरीके से देखा गया। एक तो जो आपके सपोर्टर्स थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए कि देखिए उमर साहब ये कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहते देखिए कितना डरा हुआ है कि इसको भीख मांगनी पड़ रही है वोटों में। अब इलेक्शन में मांगना गलत है क्या? आखिरकार लोग ये काफी डरे हुए लग रहे थे। लोग मालिक हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुझ में वो घमंड है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आपने पहले तो कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं लोगों से वोट की भीख क्यों मांगूँ?
आखिरकार उम्मीदवार के तौर पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के सामने झुक के उनसे वोट मांगूं। मैं अगर घमंड से मांगूं तो आप कहोगे कि एरोगेंट हूं। अब जब मैं झुक के मांगता हूं आप कहते हो आप डरे हुए हो। मैं किसी भी तरह जीत नहीं सकता। आप मुझे बताइए ना मुझे किस तरह मांगना चाहिए, फिर मैं आपके तरीके से मांगूंगा। आपको अपनी जनता से खुद का कनेक्ट बनाना है, हमारा उसमें कोई काम नहीं। मैं कुछ सवाल लेता हूँ। यहाँ पे सुनील जी भट्ट हैं, जम्मू से आए हैं, सवाल करेंगे जी। नमस्कार उमर साहब। उमर साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी इलेक्शनरिंग चल रही है, आपने भी कहा कि उम्मीदवार कई मैदान में उतर रहे हैं जो कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट के तौर पर, और आपने कहा है कि इसमें कुछ साजिश की बू आती है, षड्यंत्र की बू आती है। अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और उसको कुछ और उम्मीदवारों या जो चुने हुए एमएलएज हैं उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, और फिर अगर इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है या जो ये जमात के लोग हैं जो चुनकर अगर आएंगे, अगर वो उनसे समर्थन लेंगे, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने अपने सवाल में इतने अगर डाले कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूं मैं। अगर उनके नंबर ज़्यादा आए, अगर उन्होंने इंजीनियर रशीद से मदद ली, अगर इसमें जमात वाले शामिल हुए, तो फिर क्या? अब इस सवाल का जवाब यहाँ बैठ के दिया ही नहीं जा सकता ना। अब 8 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी के नंबर आते हैं, अगर वो हुकूमत बनाते हैं, फिर हम बैठ के इस सवाल पे जो है हम चर्चा कर सकते हैं। अभी तो वो नौबत आई नहीं। वो नौबत ना आए उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जम्मू में उनकी सीटें कम रहें, कश्मीर में वोट जो है वो बिखर ना जाए। हम जम्मू कश्मीर में लोगों को यही तो लेके कह रहे हैं कि ना, अब इस बार कम से कम वो गलती मत करो। आपके पास, जम्मू कश्मीर के वोटरों के पास, एक प्री पोल अलायंस का ऑप्शन है और एक पोस्ट पोल अलायंस का ऑप्शन है। हम तो उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के वोटर जो हैं वो प्री पोल अलायंस को पसंद करके बीजेपी और इन ताकतों को इक़्तिदार से बाहर रखेंगे। अगर वो सूरत हाल नहीं बनती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। उमर साहब, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया। उससे 2 दिन ठीक पहले 3 अगस्त 2019 को आप, फारूक साहब और जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो कि आपके तब सांसद थे, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तब मुलाकात की। आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आज भी उस मीटिंग का हवाला देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस बैठक में हुआ क्या, क्या चर्चा हुई? मैं इस बैठक पे और कुछ नहीं कहूँगा ना। मैं थक गया इस सवाल का जवाब देते देते। शायद ही कोई ऐसा चैनल है या अखबार है जिसके ज़रिए मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आज कम से कम उस जवाब को नहीं दोहराऊंगा। आपने जो जितना मुझे उसके बारे में कहना था वो पब्लिक डोमेन में है ना। मेरे मुखालिफ हर हरबे को इस्तेमाल करेंगे, करने दीजिए। इलेक्शन का वक्त है, कौन रोक सकता है उनको? उमर साहब, जो सजाद लोन और आप है, आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो तो ठीक है, लेकिन कई व्यक्तिगत होती जा रही है। वो आप पे क्यों? मैंने व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में क्या कहा ना? नहीं, मैं आपके बारे में ये बोल रहा हूँ कि अभी जो हाल ही में जैसे राहुल ने जिक्र किया कि जब वो आप अपना नामांकन पत्र भर के आए, फिर आप समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, फिर जब आपने टोपी कहा कि मेरी टोपी आपके हवाले, उसका मजाक सजाद लोन साहब ने उड़ाया। देखिए, सजाद लोन साहब का एक राजे का अंदाज है, मेरा वो अंदाज है नहीं। अब अगर मैं झुक के वोट मांगता हूं, अगर ये मजाक बनता है तो ठीक है ना, आप मजाक बनाइए। मैं कम से कम अपने वोटरों की इतनी इज्जत करता हूं कि मैं झुक के उनसे वोट मांगता हूं, और मुझे नहीं लगता है इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। मालिक वोटर है, मैं वोटरों का नौकर हूं, मैं वोटरों का खादिम हूं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं झुक के उनसे जो है उनका वोट मांगूं। वोट देने का अधिकार उनका है। मैं यहाँ बादशाह नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ। लोग मालिक हैं, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। अगर मतलब झुक के उनसे वोट मांगना गुनाह है तो मैं 10 बार ये गुनाह जो है करने के लिए तैयार हूँ ना। मुझे ये बात कहने में या इस चीज़ को दोहराने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। सर, आपने पिछले 25 साल में कई चुनाव देखे हैं, इस इलेक्शन को बीते चुनाव से आप कैसे अलग पाते हैं? पहले तो ये यूटी में पहला इलेक्शन है, ये रियासत के 2 हिस्से होने के बाद पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन में, जैसे आपने खुद अपने सवाल के ज़रिए इस चीज़ को दोहराया, कुछ ऐसे ताकतें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो पिछले 35 साल से लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की बात करते थे।
जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए, वो लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने अपना मन क्यों बदला है? क्या आपको लगता है कि सेपरेटिज्म का जो वो भाव है ना वो कम हुआ है? उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता नहीं, हूं। पर आपकी क्या मैं- थ्योरी है? मैं कैसे कह सकता हूँ ना अब उन्होंने क्यों अपना जो है अपनी सोच क्यों बदल दी? ये जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ उनसे ये सुनना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल फिर किस लिए थे? जो 35 साल यहाँ पे बंदूक का असर रहा, जो 35 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से काट के पाकिस्तान जोड़ने की बात हुई, जो 35 साल यहाँ पे तबाही और बर्बादी रही, वो किस लिए था? ये मैं वो सुनना चाहता हूँ। पर ये अच्छी बात है एक तरीके से। आपको लग रहा है क्या मैंने कब सेपरेटिज्म कहा की ये बुरी भावना बात है? नहीं, सेपरेटिज्म की भावना क्या कम हो रही है आपकी नजर में? मैंने कब कहा वो बुरी बात है? हमने कब सेपरेटिज्म का साथ दिया ना? मैंने मैं उस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ जिनके हज़ारों की तादाद में सीनियर वर्कर, जूनियर वर्कर, ऑफिस बेरर्स जो हैं इन 35 साल में मारे गए। कितने घर ऐसे हैं जो उजड़ गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कसूर था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के आइन के बाहर किसी हल के बारे में बात नहीं की। हमने हमेशा कहा कि जो जम्मू कश्मीर को मिलेगा इस आइन के तहत मिलेगा। उसका हमने खमियाजा भुगता, उसका हमें निशाना बनाया गया। हमें यहाँ सेपरेटिज्म कम होते हुए हमें अफसोस नहीं है, हमें खुशी है। यहाँ बंदूक का असर कम हो, हमें उस बात की खुशी है। आर्टिकल 370 क्या आपको लग रहा है कभी वापस आएगा, या अब आपने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये तो बड़ा मुश्किल है वापस आना? उम्मीद कौन छोड़ रहा है? लेकिन हम ये तो लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे ना कि ये कल की बात है या परसों होगा। ये लंबी लड़ाई है, हम इस इशू को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोट दो तो इस असेंबली के जरिए वो क्योंकि होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी कुछ क्लियरली बोल नहीं रही कि आपकी बातचीत हुई कि अगर कभी सरकार बनती है तो हमें इसको वापस लाना है? इस सरकार के जरिए ये वापस नहीं आएगा ना। और कोई सरकार आगे बने तो? जब और कोई सरकार आगे बनेगी तो फिर हम ये बात करेंगे। अभी तक बात नहीं सरकार हुई। बनी नहीं ना। अभी बात नहीं हुई तब आपकी। इन लोगों के दिल्ली में रहते हुए तो ये नहीं होगा ना। तो फिलहाल हम इस पे बात ही क्यों करें? जब दिल्ली में सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे, फिर हम बात करेंगे। कम से कम तब तक हम इस इशू को जिंदा रखेंगे। और स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के फौरन बाद मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, रुला रुला के मिलेगा? अगर आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है? अगर इंजीनियर रशीद साहब के साथ बीजेपी वाले हुकूमत बनाते हैं तो शायद हुकूमत बनाने के 2 दिन बाद आपको स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी वाले हुकूमत से बाहर रहे तो शायद रुलाने की कोशिश करेंगे। मैंने बार बार कहा है, अगर अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हम वापस ले आएंगे। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। वो शख्स सवाल पूछना चाहते हैं, उनको माइक दीजिए। ये असल में सवाल नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। सिंस आई हैव सीन, आई एम द पार्टिसिपेंट, आई एम अ कश्मीरी। तो जो उमर साहब 92 में जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बिग एक पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी इसीलिए बनाई गई टू क्रैश द ऑटोनमी स्लोगन ऑफ एनसी, दे हैड अनाउंस्ड द सेल्फ रूल, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि उमर साहब इज़ राइट, दिस कन्फ्यूजन इज़ अगेन बीइंग क्रिएटेड टू ओनली क्रैश द एनसीज स्ट्रेंथ that is coming, because NC for other youths and other people, this is my personal opinion, is not only the party, it is a movement, and ethnically it has given much to the Kashmiris. और आजकल फिर यही कोशिशें की जा रही है कैसे एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। जो लोग आज से 30 साल पहले कहते थे कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी बात नहीं की जाए, सेपरेटिस्ट आउटलुक से ही बात की जाए, वो आज कह रहे हैं कि वी विल फाइट द इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इफ वी विल सी द स्टैंड्स ऑफ एनसी, दैट हैज बीन द सेम सिंस फ्रॉम 35 नहीं, years. इसको देखने के भी 2 तरीके हैं उमर साहब। Thank एक you. ये कि एक कंस्पिरेसी है, दूसरा ये कि वोटर जो हैं, युवा वोटर, वो आकर्षित हो रहे हैं इस तरह की बातों से। इंजीनियर रशीद जब बातें कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो प्रेशर कुकर से उनका रिलीज मिल रहा है उनको। और आज इंजीनियर रशीद साहब ने क्या बातें की, क्या कहा? तो क्या काफी भड़काऊ क्या बात- कहा? हाँ। अफजल गुरु साहब की कुर्बानी, मकबूल भट्ट की कुर्बानी, बाकी लोगों की कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? आप इससे क्या मतलब निकालते हैं? अगर मैंने ये बात की होती, आप मुझे क्या पूछते, ज़रा बताएं। आपने कभी ऐसी बात कही नहीं है। तो मुझे बताइए ना, आप तो फिर वो किस सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं? एकदम सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात कैसे हो सकती है? तो अगर जीत जाते हैं, कौन सा सेंटिमेंट जीतता है?
नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं, अगर अगर- जीत जाते हैं कौन सा सेंटिमेंट तो जीत रहा है? बेशक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट जीतेगा। जीत जाता है ना, तो फिर बीजेपी का ये सारा नारा कि हमने सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट खत्म किया, अब सारा कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, यहाँ वो हालात रहे नहीं, क्या वो साबित नहीं होगा पर कि फिर इंजीनियर बीजेपी रशीद, क्या आप ये क्या भी- ये क्या वो साबित नहीं होगा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया? नहीं, पर अगर तो इंजीनियर फिर रशीद का तो फिर बीजेपी से टाई अप हो तो फिर गया, जब आप कहते हो कि इंजीनियर रशीद साहब के प्रोग्राम में लोगों का हजूम था, ये आपकी कामयाबी है या आपकी नाकामी है? हकीकत है। हकीकत है, लेकिन अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस है। चलिए ना, शुक्र है किसी को तो ये नजर आया। पर आप बताइए, लेकिन इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स वो बीजेपी की शह पे क्यों कर रहे होंगे? आप ये कंस्पिरेसी का चार्ज एक तरीके से लगा रहे हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए और इख्तिदार से बाहर रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी कर सकते हैं तो इंजीनियर रशीद साहब का हाथ बटाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं पर है ना। अगर इंजीनियर रशीद ने बीजेपी से हाथ मिला ले तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी को इससे क्या नुकसान है? उन्होंने पहले भी पीडीपी की राजनीति खत्म की। पीडीपी को अगर पीएचडी में जगह नहीं मिलती, उनकी तो राजनीति खत्म हो गई थी। नए सिरे से अगर वो जिंदा हुए तो पीएचडी के वजह से। अगर बीजेपी इंजीनियर रशीद साहब की मदद से हुकूमत बना के इंजीनियर रशीद साहब की राजनीति ख़त्म करते हैं तो बीजेपी को तो इसका कोई ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। सबसे ज्यादा चिंता आपको इस चुनाव में किस चीज की है? नतीजों की, नतीजों की ना। अब हर उम्मीदवार को नतीजों का जो है ये रहता है कि नतीजे सही आने चाहिए, नतीजे हमारे हक में होने चाहिए। हम सब उम्मीदवार जो हैं हम इस बात पे चिंतित हैं कि आखिर में कामयाबी हमारी होनी चाहिए। मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि अब 2.5 महीने पहले मैं हारा, इस बार हारने की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। तो हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि 240 आएंगी, वैसे उमर साहब को भी उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर रशीद से हार जाएंगे। आपको लगा मुकाबला होगा लेकिन जीतेंगे। हार से आप कोप कैसे करते हैं? वक्त लगा लेकिन कर लिया, करना पड़ता ना, और कोई चारा क्या था? मैं क्या घर बैठ के रोता रहता? रोए कभी आप? बीच बीच में आंसू आए? आंसू अब हारा इलेक्शन, उम्मीद नहीं थी। एक आध आंसू अगर निकल भी जाए तो कौन सी नहीं, बड़ी ठीक है, बात इसमें है? कोई बड़ी बात हाँ? नहीं। तो अभी उमर साहब की हालत वो वैसे स्टूडेंट की तरह है जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत टेंशन में रहता है कि अब नतीजे कैसे आएंगे। आप सवाल पूछने, वक्त खत्म हो गया, चलिए आप पूछ लीजिए। उमर साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलोंग करता हूँ। 1953 से जब भी यहाँ इलेक्शन हुए तो आपने वहाँ से इलेक्शन लड़ा, आपके ख़ानदान ने। एक बार आपने सिर्फ आज तक वहाँ मुकामी एमएलए को मौका दिया है। क्या वजह है आज फिर आप वहाँ गांदरबल खुद गए? क्या आपकी जो बाकी आपके सवाल में ही जवाब है ना। मेरे दादा मरहूम वहाँ से एमएलए रहे, मेरी दादी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहीं, मेरे वालिद साहब दोनों एमएलए और एमपी रहे, मैं खुद वहाँ एमएलए और एमपी रहा। मेरा एक बहुत करीबी रिश्ता गांदरबल के साथ रहा है। 2014 में भी वहाँ से लड़ता अगर उस वक्त मैंने किसी दूसरे शख्स के लिए वो सीट छोड़ने का वादा नहीं किया होता। इस बार दोबारा वहाँ जाके जो है लोगों की खिदमत की उम्मीद रख रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। आपको चुनाव के लिए हमारी शुभकामनाएं और 8 अक्टूबर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।